जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1930 में। तो जो आरबीआई की स्थापना हुई है तो आपकी 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं 1942 की। तो 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, जो मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू किया था। तो गाइस, मैं कुछ सभी प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराऊंगा। तो अब 1919 की बात की जाए तो जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसमें आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग का, उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सो जिसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। बात कर लेते हैं 1930 में क्या हुआ था। इसमें 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यानी 1930 में आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाइयों। तो नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी महात्मा गांधी जी वाज बोर्न इन विच स्टेट? तो गाइस, मैंने इसमें क्वेश्चन जो आपका हिंदी में भी नोट किया है, इंग्लिश में भी नोट किया है। इंग्लिश वाले छात्र भी आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है प्रश्न में, महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म यहाँ पे गुजरात में हुआ था। सो गाइस, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। उन्नीस सॉरी 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। यानी 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में, हु सेड रेस्ट इज बेस्ट? यानी आराम हराम है किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, या महात्मा गांधी जी ने कहा था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था? तो आराम हरामय का नारा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात की जाए तो उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। यानी लाल बहादुर शास्त्री का नारा है जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस जी की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत छोड़ो कहा था। जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसी में कहा था भारत छोड़ो। और इन्होंने ये भी कहा था हे राम भी इन्होंने का ही मुख बोला शब्द है महात्मा गांधी जी का। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। प्रश्न नंबर आपसे 4 पूछा गया है कि जो ओ हु जो ऐसा यूनिट इज ओम, यानी ओम किसका मात्रक है? आपसे पूछा गया है ओम किसका मात्रक है? तो जो प्रतिरोध है उसका ओम मात्रक है। अब बात कर लेते हैं विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाता है। अगर सो गाइस, मैं अभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो करा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और जितने भी प्रश्न आपसे ना आ रहे हो उनको कृपया नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर हम धारा की बात करें तो धारा का मात्रक यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाता है आवृत्ति का, तो आवृत्ति का यहाँ पे ऐसा यूनिट आपका हर्ट्ज हो जाएगा। सो गाइस, आसानी से आप नोट करते जाइए। एक पेन और एक रफ कॉपी ले लीजिए और आराम से नोट करते जाइए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भाइयों। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, विच विटामिन फाउंड इन सनलाइट? यानी सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन यानी विटामिन डी है। इनके आप केमिकल नेम भी याद कर लीजिए, यानी रासायनिक नाम भी याद कर लीजिए, इनके रोग भी याद कर लीजिए, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। या तो इनका केमिकल नाम पूछा जाए, रासायनिक नाम, या इनके होने वाले रोग पूछे जाएँ। इस तरह के प्रश्न विटामिनों से बनते रहते हैं। तो गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा? यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। यानी अगर आपकी आयु 30 वर्ष है तो आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हो। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यहाँ पे आयु 25 वर्ष रखी गई है। यानी लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है। डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हो आप। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष रखी गई है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हु रॉट इंडिका बुक, यानी इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा गया है इंडिका पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो जो इंडिका पुस्तक है उसके यहाँ पे राइटर हो जाएंगे यहाँ पे मेगास्थनीज। आपसे पूछा जाता है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के शासनकाल में थे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। यहाँ अपनी एग्जाम में आपको देखा जाए तो कालिदास की भी बहुत सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं और यहाँ पे तुलसीदास की भी पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कालिदास की बात की जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम आपका कालिदास की हो गई, इंपॉर्टेंट है, ये बुक आती रहती है अधिकतम एग्जामों में। सो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ धावन सोडा। तो आपसे पूछा गया धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होता है जो धावन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो यहाँ पर खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम हो जाएगा, यानी केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाले सोडे का। और यहाँ पर अगर बात करें सोडियम क्लोराइड, यानी जो नमक होता है उसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यानी इसका नमक का साधारण सूत्र पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, तो नमक का साधारण सूत्र यहाँ पे NaCl होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है बोला गया है यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे होता है नौसादर, यानी NH4Cl कहते हैं, जिससे अमोनियम क्लोराइड बोलते जाता है नौसादर से। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए सतलुज नदी, ऑप्शन बी है बेतवा नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है महानदी। तो जो हीराकुंड बांध है वो आपका महानदी पर है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सतलुज नदी पे कौन सा बांध है, तो जो आपका भाखड़ा नागला बांध है ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। अधिकतर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, या भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर है, तो यहाँ पे सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागला बांध। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध यहाँ पे महानदी पर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राधाकृष्णन सर्वपल्ली, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे हम राजेंद्र प्रसाद की पहले बात करते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। और जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वो जो राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे वो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो यानी प्रथम गृह मंत्री थे। इन्हें पहले उप प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। या भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे प्रथम गृह मंत्री। सो गाइस आप आसानी से समझ गए होंगे इन डाउट्स को। वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं। हुई द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में हैं जो भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं। तो जो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगर हम बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और सबसे पहले पूछा जाए तो यहाँ पे जो अबुल कलाम आज़ाद जी थे वो सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW, यानी WWW का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी है वाइड वेब वर्क, ऑप्शन डी है वाइड वर्क विंटर। तो यहाँ पे जो WWW का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा WWW का। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने उनको वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, या इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में 100% प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे संविधान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स, यानी भारतीय संविधान कितने भागों में बटा है।
ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 28। तो जो भारतीय संविधान है वो 22 पार्ट्स में बटा हुआ है। अगर आपसे ऑप्शन में 22 ना देकर आपको 25 दे दे तो आप 25 को सही कर सकते हो। यानी जो इनके पार्ट्स कुछ ऐसे बांटे गए हैं, जैसे 5 का क हो गया, यानी 10 का ग, इस तरह के उनके यानी नंबर वही इनके पार्ट्स का ख में डिवाइड कर दिए गए हैं। इस प्रकार 25 हो गए टोटल। लेकिन अगर आपको 22 नहीं दिया गया तो 25 आप आसानी से लगा सकते हो। सो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यानी भारतीय संविधान कितने भागों में बांटा है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में बटा है। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, ह्यूमन राइट्स टेकन फ्रॉम विच कंट्री? यानी जो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, यानी जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं। सबसे पहले बात करें मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकारों की संख्या यहाँ पे 6 है। मौलिक कर्तव्यों की बात करी जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या यहाँ पे 11 है इस समय। तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो आपके अमेरिका से लिए गए हैं, यानी मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। यहाँ पर समवर्ती सूची की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर हम बोले मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो आपके रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। सो गाइस आसानी से आप समझ गए होंगे कि आपका जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, मौलिक कर्तव्य यहाँ पे रूस से लिए गए हैं। इनको आप आसानी से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए क्योंकि इन प्रश्नों पर डाउट बनते रहते हैं। सो भाई साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, विच एसिड फाउंड इन सिरका? यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है, क्या इलेक्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है? नहीं, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसे हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। यानी एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगर एसिटिक एसिड ना दिया हो तो यहाँ पे एथेनोइक एसिड दिया गया होगा, तो उसे आप टिक कर सकते हो। यानी सिरके में यहाँ पे एसिटिक एसिड पाया जाता है। सो गाइस नेक्स्ट प्रश्न कराने से पहले बता दूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देंगे इस वीडियो पे, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा और आपके कुछ हिंदी के भी मैराथन लाता रहूँगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी मैराथन लाता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। आपसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी हड्डी है? तो फीमर हड्डी है, क्या स्टेपीज है, टिबिया या रीढ़ की हड्डी? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर हड्डी होती है। यानी जो जांघ की हड्डी होती है वो फीमर हड्डी कहलाती है, जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अगर बात की जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की, तो स्टेपीज है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, टिबिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो जो टिबिया नामक हड्डी है वो आपके पैर में पाई जाती है। जो टिबिया नामक हड्डी है वो आपके पैर में पाई जाती है। और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जब शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाएगी तो रीढ़ की हड्डी पर टिक कर देंगे। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे जो फीमर हड्डी है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी। इस डाउट को पूरा कर लीजिए और इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, वो जी नोन एज भारत का नेपोलियन? यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी को कहा जाता है, समुद्रगुप्त जी को, या महावीर स्वामी जी को, या गौतम बुद्ध जी को? तो जो भारत का नेपोलियन वो समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है। यानी भारत का नेपोलियन यहाँ पे समुद्रगुप्त जी हो जाएंगे। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ नेपाल? यानी नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? सो गाइस आपको क्या करना है कि जितनी भी मुद्राएं देशों की उनको याद कर लेना है और देशों की राजधानियों को याद कर लेना है। कभी कभी प्रश्न इनकी संसदों से भी बन जाता है कि इसकी संसद को क्या कहते हैं, इस देश की संसद को क्या कहते हैं। इसलिए आप नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है, नेपाली मुद्रा का नाम क्या है प्रश्न में पूछा गया है, तो नेपाल की मुद्रा का नाम यहाँ पर रुपया हो जाएगा। यानी नेपाल में नेपाली रुपया चलता है। अगर आप डॉलर की बात करें तो अमेरिका की मुद्रा को डॉलर कहा जाता है, यानी अमेरिकन डॉलर जैसे बोलते हैं अमेरिकन डॉलर। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इनकी जितने भी देशों की मुद्राएं याद कर लें, उनकी राजधानियाँ याद कर लें और उसके संसद को क्या कहते हैं उसे यह भी याद कर लें।
नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ वायरस, यानी विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इस डाउट को अभी क्लियर कर लीजिए भाइयों। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में आपसे, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो आपका फाइकोलॉजी है वो विषाणुओं का अध्ययन कहला जाता है, यानी फाइकोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन हो गया। कृपया आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी माइकोलॉजी की। तो जीवाणुओं का अध्ययन को यहाँ पे माइकोलॉजी कहते हैं, यानी जो आपका जीवाणुओं का अध्ययन होता है उसे माइकोलॉजी कहा जाएगा। बात कर लें हिस्टोलॉजी की, तो जो ऊतकों का अध्ययन होता है वो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और ऑन्थोलॉजी की बात की जाए तो जो पक्षियों के अध्ययन को यहाँ पे ऑन्थोलॉजी कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अब माइकोलॉजी की बात की जाए तो ये आपका जीवाणुओं का अध्ययन हो गया, यानी आपका माइकोलॉजी जीवाणुओं का, फाइकोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन हो गया, और हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन हो गया, ऑन्थोलॉजी यहाँ पे पक्षियों का अध्ययन हो गया। सो गाइस, इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इम्पोर्टेंट टॉपिक से प्रश्न बनता है ऐसा कि आपसे किसी ना किसी का अध्ययन पूछा जा सकता है, ज़्यादातर यहीं से प्रश्न बनता है। सो गाइस, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। कैनबरा, माले, वियना, हरारे। आप क्या करोगे, जल्दी में कैनबरा को टिक कर दोगे। नहीं, ये गलत है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा नहीं है। पहले आप प्रश्न को ध्यान से समझें। व्हाट द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया पूछा गया है, यानी आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, ना कि आप ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई हो। तो जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो वियना हो जाएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं कैनबरा की, तो कैनबरा जो आपकी ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है, यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पे कैनबरा हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे वियना हो जाएगी। अगर बात कर लेते हैं हरारे की, तो आपके जिम्बाब्वे की हरारे हो जाएगी। सो गाइस, मैंने 2 ऑफ 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आप वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं जल्दी अगला प्रैक्टिस सेट भी आपको करा दूंगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ तो डिक्टू इसी से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, यहाँ इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।